शहीद भगत सिंह, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 20 सेकंड वीडियो पॉज करो और जेन्युइनली ये चीज़ सोचो। कुछ लोग सोचने के बाद कहेंगे एक फ्रीडम फाइटर, कुछ लोग कहेंगे एक वायलेंट फ्रीडम फाइटर, बट असल में भगत सिंह इन सबसे काफ़ी ऊपर थे। ना सिर्फ एक बंदूकधारी फ्रीडम फाइटर थे जो कि लोग उन्हें कहते हैं, बट एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल भी थे। आज का ये लेक्चर उन्हीं की फिलोसफीज और आइडियोलॉजीज पे बेस रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर मेरी पर्सनल बायसेस से निकल के नहीं आ रहा है। ये एक प्योरली रिसर्च ड्रिवन लेक्चर है जिसके साइटेशंस और रिसोर्सेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके वहाँ पे चेक कर लेना। तो इस लेक्चर को और बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं उनको ओपन पर्सपेक्टिव और खुले दिमाग से देखना। यहाँ पे हम सीखने आए हैं, विवाद करने नहीं आए हैं। भगत सिंह की एथिस्टिक फिलॉसफी को समझने से पहले हमें उनके एनवायरनमेंट को थोड़ा सा समझना होगा। एक आदमी अचानक सुबह उठने के बाद अपने को नास्तिक घोषित नहीं कर देता है। नास्तिक या एथिस्ट अपने में ही काफ़ी भारी शब्द है, और एक इंसान बहुत विचारों विमर्श के बाद इस कंक्लूजन पे आता है कि हाँ मैं एक नास्तिक हूँ या मैं एक एथिस्ट हूँ। उसके ऊपर आर्टिकल्स, एसेज, वो भी पब्लिकली लिखना तो दूर की बात। पार्ट 1, सोशल ऑब्जर्वेशन। भगत सिंह एक पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हुई थी, बहुत फिलोसफर्स को फॉलो कर रखा था। उसकी भी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है जो कि भगत सिंह आर्काइव पे तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने मार्क्स और लेनिन जैसे लोगों को भी पूरी तरीके से पढ़ा था। वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, जो कि कम्युनिज्म का एक फॉर्म होता है। वो एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, खींच के उनसे जितना हो सके निकाल के अमीरों की जेब भरने की कोशिश। बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों का मेन गोल था कि भाई ब्रिटिश राज यहाँ से हटाओ, ब्रिटिशर्स को उधेड़ के फेंक दो यहाँ से। बट भगत सिंह का मेन गोल था कि हमें काम करना चाहिए कॉमन जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, अपने देश के किसानों के लिए। भले ही यहाँ पे ब्रिटिश रूल हो, भले ही यहाँ पे कोई इंडियन या भारतीय पार्टी रूल कर रही है। इन सबसे भाई एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है कि भगत सिंह वॉज टुवर्ड्स ह्यूमन प्रोग्रेस। मनुष्य को आगे बढ़ाना है, मनुष्य जीवों को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसमें अगर तुम सुपर नेचुरल एंटिटीज को ले आओगे कि भाई एक डिवाइन पावर है, कोई गॉडली पावर है, वो हमारा फेट, वो हमारी किस्मत डिसाइड कर रही है, तो ना, वो उसी दिन काट देगी ह्यूमन प्रोग्रेस को। वो उसी दिन खत्म कर देगी क्योंकि तुमने अपना बोझा उठा के किसी और के ऊपर डाल दिया। अरे वही कर देगा, अरे वो तो बैठा ही है करने के लिए। कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, किसी को कानो कान खबर नहीं। सोसाइटी को इंप्रूव करना है तो रीजन और साइंस का इस्तेमाल करो। कोई सुपर नेचुरल एंटिटी नहीं बैठी है जो तुम्हारी किस्मत को कंट्रोल करेगी, तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज खुद इंप्रूव करनी होगी, साइंस का उपयोग करके, रैशनल थिंकिंग का उपयोग करके, तभी ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगी। ये आसपास क्या हो रहा है भाई? सोशल इनइक्वालिटीज हो रही है, प्रेजुडिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। क्यों हो रहा है? धर्म की वजह से हो रहा है। क्योंकि धर्म में ही गिना दिया जाता है भाई कि ये तो धर्म में लिखा हुआ है कि ये इनजस्टिस होना चाहिए, ये इनइक्वालिटीज तो धर्म में पहले से दी हुई है, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये तो धर्म में लिखा हुआ है। तो ये अमीरों का एक जरिया है, अमीरों का हथियार है गरीबों के खिलाफ। ये धर्म दिखा दो और गरीबों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो। अब भाई सबसे बड़ा इल्जाम नास्तिकों पे क्या लगता है? वो तो दरिंदे होते हैं, उनके अंदर तो इंसानियत होती ही नहीं। भगत सिंह भी उनमें से थे। ही डिड डिनाय रिलीजन, उन्होंने धर्म को खारिज कर दिया, लेकिन वो अंदर से एक ह्यूमनिस्ट थे। वो इंसानों की हित के लिए काम करना चाहते थे। जो भी रूल है, जैसा भी रूल है, इनइक्वालिटी हटाओ, ये बेरोजगारी हटाओ जो कि छीनी जा रही है हम लोगों से। हर एक इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, हर एक इंसान की अपनी इज्जत होती है। उस इज्जत के लिए हर इंसान को काम करना चाहिए और हमें कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी उस इंसान की इज्जत के लिए काम करना चाहिए। भगत सिंह हमेशा से एक इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते थे। वो सोसाइटी कैसी होती है? वो सोसाइटी होती है जिसमें कोई इनजस्टिस नहीं होता, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल वेजेस मिलते हैं, सब कुछ इक्वलिटी से मिलता है। और वो ये कहते थे कि अपने भारत देश में जो इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस आया ना, वो ब्रिटिशर्स अपने साथ यहाँ पे ले आए हैं भाई। अपनी गंदगी को वहां से खींच के वो हमारे देश में ले आए हैं। अब इससे थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा कि भगत सिंह की आइडियोलॉजीज और फिलोसफी किस रुख में थी, किस दिशा में थी। अब इस चीज का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा। भाई जिस चीज के लिए लेक्चर क्लिक किया था उसके बारे में तो बताओ। करते हैं भैया, करते हैं बात उसके बारे में। उससे पहले मैं जरा ये आपसे बात कर लूँ, ये क्या देख रहा हूँ भाई मैं? अभी भी इतने प्रतिशत लोग सब्सक्राइब नहीं है। इस सब्सक्रिप्शन रेट को मेरे को 60 से 40% तक लेके जाना है भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा इस चैनल के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी उतना बेहतर और रिफाइंड कंटेंट आता जाएगा। और हाँ, नीचे एक अंगूठा जरूर छोड़ देना, क्योंकि उस अंगूठे से ये लेक्चर आगे बढ़ता है, 10 लोगों को दिखता है,
एल्गोरिथम ऐसे ही काम करती है यार, और पर्सनल लेवल पे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं लाइक करने की बात कर रहा था, कुछ और मत समझ लेना। यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है जो भगत सिंह की एथिस्टिक फिलॉसफी को थोड़ा सा दर्शाती है। उनका वार्तालाप चल रहा था, उनके एक और फेलो फ्रीडम फाइटर, उनके एक बहुत परम मित्र थे जिनका नाम था बिजॉय कुमार सिन्हा। अब सिन्हा साहब कहते हैं कि भाई भगत, तुम क्यों नहीं मानते हो भगवान पे? भगवान सब करने वाला है, ऊपर वाला सब करने वाला है, बट स्टिल यू डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। क्यों है ऐसा? किस लिए है ऐसा? भगत सिंह वहाँ पे बहुत आराम से कामली जवाब देते हैं, और ये 20 से 25 साल के बीच की उम्र का एक लड़का कह रहा है ये सब चीज़ें। वो सोचते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, सिंपल भाषा में बताऊँ तो मैं चाहता हूँ मेरा जो गॉड है वो मेरी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे, जो मैं चाहता हूँ वो हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। गरीब है, गरीबी में मरे जा रहे हैं, सफरिंग में मरे जा रहे हैं, उनको कोड़े पड़ते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन कहाँ है? कहीं ना कहीं हर कोई भगवान से मांगता होगा, हर कोई गॉड से इच्छा मांगता होगा कि भाई मेरी इस परेशानी से मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई निकालने वाला है नहीं। ऐसे गॉड से क्या मैं प्रे करूं? मेजॉरिटी लोग भूखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इग्नोरेंट है, कत्ल कर रहे हैं तो कत्ल करे चले जा रहे हैं, गरीबी में है तो गरीबी हो ही चली जा रही है, अमीरी है तो अमीर आई चली जा रही है। क्या गॉड बैठ के रोता होगा ये सब देख के? क्योंकि गॉड बेचारा तो कुछ कर नहीं पा रहा है, इतनी बुरी हालत हो रखी है यहाँ पे। ये एनेक्डोट, ये कहानी अपने में ही शहीद भगत सिंह का एक माइंडसेट दिखाता है कि किस तरीके से वो एक ह्यूमनिस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए काम करना चाहते थे, इंसानियत के लिए काम करना चाहते थे, और कैसे रैशनली वो आर्ग्यूमेंट्स देके थेइज्म को काउंटर करते थे, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को काउंटर करने की कोशिश करते थे। यही थे उनके दुनिया के ऑब्जर्वेशंस। अब ना यहाँ पे तुम लोगों से काफी सीरियस सवाल है, तुम्हें क्या लगता है एथीस्ट या नास्तिक होने का असली मतलब क्या होता है? मुझे इतना पता है कि एथिज्म एक बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड स्कूल ऑफ थॉट है, एक बहुत गलत तरीके से लेने वाली विचारधारा है, और इसको समझने से पहले लोग गालियाँ ज़्यादा जल्दी देते हैं। मैं चाहता हूँ इस कमेंट सेक्शन में जाके एथीस्ट दिल से, जेन्युइनली अंदर से अपने एथीस्ट होने का रीजन दे, आर्गुमेंट्स दे, और वहीं थेइस्ट या रिलीजियस लोग या एग्नोस्टिक लोग उनको काउंटर करें। मैं एक हेल्दी डिबेट चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में। जिस कमेंट पे बेस्ट डिस्कशन रहेगा उसको मैं जरूर से पिन करूंगा, जिससे बाकी के व्यूअर्स उसको एज एन एग्जाम्पल देख सकें। और एक चीज याद रखना, गंदगी मत करना बस। जिस दिन तुमने गंदगी करी, गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, नीचा दिखाया, पर्सनल अटैक्स करे, उस दिन तुम डिबेट हार चुके हो। अगर कोई तुम्हारे स्कूल ऑफ थॉट के प्रति कोई सवाल उठा रहा है तो उसका मतलब ये है कि तुम उसका जवाब देके अपने स्कूल ऑफ थॉट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें गंदगी लाके, एक दूसरे के लिए क्रोध लाके कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम यहाँ पे ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन विजडम, जो भी तुम उसको नाम देना चाहते हो, उसकी बढ़ोतरी में काम कर रहे हैं, उसको नीचे नहीं खींचना चाह रहे। लड़ते तो रोड पे कुत्ते भी हैं भाई। और हाँ, आई विल बी क्लोजली रीडिंग द कमेंट्स। अब इस पार्ट में हम लोग भगत सिंह के एक ऐसे के ऊपर बात करेंगे जो उन्होंने 1930 लाहौर जेल में लिखा था। अब उन्हें लाहौर जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था, और मर्डर गलती से हुआ था। मर्डर प्लॉट था कि किसी और पुलिस वाले का कत्ल करना है जिन्होंने लाला लाजपत राय का कत्ल किया था, लेकिन मर्डर इनका हो गया, ये जेपी सॉन्डर्स का। तो इस चर्चे में, इस सिलसिले में इनको, भगत सिंह को अंदर कर दिया गया था, और भी कुछ फ्रीडम फाइटर्स के साथ। तो लाला लाजपत राय का, जो कि खुद एक राइटर थे, एक इन्फ्लुएंशियल फिगर थे भगत सिंह की लाइफ में, उनके लिए एक तरीके से इन लोगों को रिवेंज लेना था, बदला लेना था। अब ये जो आर्टिकल भगत सिंह ने लिखा था, ये पर्टिकुलरली उन्होंने अपने दोस्तों के लिए लिखा था जो भगत सिंह को एक फिलोसॉफिकल दोषी ठहराते थे, एक दर्शन का दोषी ठहराते थे कि दर्शन का कत्ल करने वाला इंसान है भगत सिंह। कैसे? आओ जानते हैं। इसके सर पे तो गुरूर चढ़ गया है भाई, इसके सर पे तो घमंड चढ़ गया। घमंडी इंसान कैसे धार्मिक हो सकता है? वो तो एथिस्ट हो गई। ये अपने को कुछ समझने लग गया, भगवान को क्या मानेगा। इसकी वैनिटी ने इसको एक अहंकारी नास्तिक बना दिया है। अब इस शब्द पे बहुत गौर से ध्यान देना, वैनिटी, VANITY। इसी शब्द के अराउंड इन्होंने पूरा अपना एस्से लिखा है। वैनिटी मतलब अपनी एबिलिटीज पे बहुत ज्यादा घमंड होना, बहुत अहंकार होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। और हाँ, उन्होंने पूरा एस्से इंग्लिश में लिखा था। अगर तुम जाके भगत सिंह का ये एस्से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पढ़ोगे तो तुम भी चौकन्ने रह जाओगे। इतनी कम उम्र में इतना तगड़ा एस्से, इतनी तगड़ी इंग्लिश में कोई कैसे लिख सकता है भाई? सोचने वाली बात है। तो लेक्चर पहले पूरा देख लेना भाई, उसके बाद जाना। अब ये जो वैनिटी वाला शब्द था ना, जो कि उनके दोस्त उनको बुला रहे थे कि घमंडी नास्तिक, उसका भगत सिंह के पास एक ही आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा भाई दो ही तरीके होते हैं, या तो मैं खुद को गॉड का दुश्मन मान लूं, या तो मैं खुद को ही गॉड मान लूं। मैं ये दोनों ही नहीं करता, और जो ये दोनों चीजें करता है वो एक असली नास्तिक, जेन्युइन एथीस्ट हो ही नहीं सकता भाई। क्योंकि जिस दिन एक इंसान ने ये दोनों चीजें कर दी, अपने को गॉड का दुश्मन माना या खुद को ही गॉड मान लिया, उस दिन उसने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ गॉड एग्जिस्ट, तो वो एथीस्ट कैसे हुआ भाई? सोचो क्या आर्ग्यूमेंट था।
उसे खुद ही बोल दिया भाई हाँ गॉड एग्जिस्ट, तभी तो मैं उससे कंपटीशन में हूँ या खुद को ही गॉड मानना चाह रहा हूँ। तो जेन्युइन आस्तिक हुआ कैसे भाई? तो चलो अब इस एस्से के बारे में और विस्तार से जानते हैं। Why I am an atheist। सबसे पहले डिनायल ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। भाई सब कहते हैं ओमनीपोटेंट गॉड, गॉड इज सो पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकत है गॉड के पास, लेकिन कहाँ है? सफरिंग में कहाँ है गॉड? कहीं दिखते नहीं है। महामारी आ गई है, ब्रिटिश राज पूरा ये कस्बा पूरा कबीला लूट लूट के चला गया, लेकिन कहाँ है गॉड? तो कहीं दिख ही नहीं रहे। एक्सप्लॉयटेशन चल रहे हैं लेकिन गॉड सफरिंग तो बचाने आ ही नहीं रहे। तो कहाँ से हो गया गॉड ओमनीपोटेंट? अगर गॉड असली में एग्जिस्ट करता तो आता ना मदद करने, हम उनका रूप यहाँ पे देख सकते, लेकिन यहाँ तो मदद ही नहीं आ रही। बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बूढ़े लोग मर रहे हैं इसी दिन के लिए। कहाँ है गॉड? दूसरा, रीजन ओवर फेथ। आंख बंद करके फेथ और भरोसा करने मत लग जाओ कि जो हमारे पूर्वजों ने बोला हुआ है वो हम करेंगे, जो हमारी कंट्रोलिंग पावर हमारे ऊपर दे रही है वो हम मानेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला वो कर लेंगे, अपने धार्मिक पूर्वजों ने बोला वो चीज वो कर लेंगे। असली रेवोल्यूशनरी वही होता है जो चीजों को बदले, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को बदल के न्यू सेट ऑफ आइडियोलॉजीज लाए। जिस दिन तुमने रीजन और इंटेलेक्चुअलिटी को अपना सितारा बना लिया, उस दिन तुम्हारा देश वापस सितारा बन जाएगा। अपना भाग्य गॉड भरोसे मत छोड़ो, अपने हाथों में लो, जो कि एक और इंसान ने कहा था, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी। तो ये इन्फ्लुएंस हुए हुए थे फ्रेडरिक नीचे। कौन बदलेगा जर्मनी का भाग्य? हम बदलेंगे भाई। युद्ध बदलेगा, फ्रीडम फाइटर्स बदलेंगे, जर्मनी का भाग्य वहां से बदलेगा, वहां से इंस्पायर्ड ये कहीं ना कहीं। तीसरा है क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन। इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को बहुत ज्यादा गाली बकी कि जो ब्रिटिशर्स आए हैं ना, जिन्होंने ऑर्गेनाइज रिलीजन बना दिया, ये ऊपर रहेगा, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, या जो हमारे पूर्वजों ने बना दिया एक ऑर्गेनाइज रिलीजन, उसकी वजह से देश के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब इन्होंने एक हथियार बना लिया है कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन ऊपर बैठ के अमीर रहेगा, कौन नीचे बैठ के गरीब रहेगा, और गरीब कभी अमीर वाले बर्थ पे जा ही नहीं सकता भाई। ऐसा ट्रेन का टिकट कटवाया है कि नीचे ही बैठे रह जाओगे। सफरिंग लाने का सबसे बड़ा औजार, मारो, जितना पेल सकते हो गरीबों को पेलो। इसका इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने और पॉलिटिशियंस ने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, इतने बैरियर्स ले आए हैं, इतने रिलीजियस बैरियर ले आए हैं कि किसी भी कंट्री में सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है, जो आजकल हो रहे हैं। नंबर 4 है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। भगत सिंह बहुत ज्यादा फॉर थे चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, कि किसी आसमान में बैठे जादूगर ने इस दुनिया और लोगों को नहीं बनाया है। इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने जीव, जितने प्राणी तुम देख रहे हो, वो एक्सीडेंटल मिक्सिंग की वजह से हुए हैं। हैपेंस्टांस है, बाय चांस है जो वो बने हैं इस तरीके से। जो भी लाइफ है इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड में, वो एक गलती कह सकते हो, वो जानबूझ के किसी जादूगर ने नहीं बनाया। नंबर 5 ह्यूमनिज्म। भगत सिंह को कहा जाता था कि वो पत्थर दिल इंसान है, क्योंकि नास्तिक है, पत्थर दिल है। नास्तिक को कहा जाता है ना पत्थर दिल है, जबरदस्ती के टैग्स लगाने वाली बात जो होती है, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो ये कहते कि जिस दिन हम ह्यूमन सफरिंग के लिए काम करेंगे, जो भी इंसान है उनको सफरिंग से बाहर निकालेंगे, उस दिन तुम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल जीत जाओगे। वो गुरु गोविंद सिंह को बहुत ज्यादा कोट करते थे, उनको बहुत ज्यादा मानते थे, उनकी बातें बताते थे। फिर आखिरी में इन्होंने ना एक एंडिंग नोट्स की तरह बनाने की कोशिश करी, जिसमें आखिरी में इन्होंने अपने उस एस्से में जवाब देने की अपने दोस्तों को कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज एक सुप्रीम बीइंग पे, एक ऊपर बैठे जादूगर पे भरोसा करते हैं, और जो उस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करेगा, चुनौती देगा, वो एक अपोस्टेट कहलाएगा, वो एक भगोड़ा कहलाएगा, उसने धर्म छोड़ दिया है, टायर है। बट उसी चुनौती देने वाले इंसान के अगर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ठोस और सॉलिड होंगे तो उसको क्या कहा जाता है? भाई ये तो घमंडी है, भाई ये तो अहंकारी है, भाई इसमें तो वैनिटी है, VANITY। मेरी रीजनिंग करने की क्षमता ने मुझे गॉड के ऊपर भरोसा ना करने की शक्ति दी है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इस दुनिया को समझने के लिए फिलोसफीज बनाई, और उस फिलोसफीज को हमने जैसा था वैसे ही लेके बैठ गए। कोई प्रूफ नहीं बनाया, कोई एविडेंस नहीं बनाया, और हम उसको अपने दिल से लगा के बैठ गए। उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहते, उसको बेहतर नहीं बनाना चाहते कि वो इवॉल्व करे, वो बेहतर बने, लेकिन नहीं, हम उसको लेके बैठ जाएंगे और जो उसके अगेंस्ट बोलेगा उसके साथ गंदगी करेंगे। गॉड ने इतनी सफरिंग बनाई ही क्यों है आखिरकार? अगर गॉड को ट्रेजेडीज और मनुष्यत फैलाने में इतना ही मजा आता है, बनाने में इतना मजा आता है, तो वो अलग कैसे हुआ जिंगिस खान से, नीरो से? नीरो जो कि इविल और इतना बदमाश रूलर था, सबसे बदमाश रूलर हिस्ट्री का कहा जाता है। जिंगिस खान भी सेम, कितनों को मारा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हिटलर, भाई हिटलर से अलग कैसे हुआ? चलो कह देते हैं कि ये टेस्ट है, दिस वर्ल्ड इज अ टेस्ट, यहाँ तो सिर्फ हम आए हैं देखने के लिए, करने के लिए, असली तो इसके बाद मिलेगा। फिर भी क्या ये सब चीजें जस्टिफाई करती है सफरिंग को? क्या कहोगे इस पे? तो अपने थॉट जरूर शेयर करना। फिर भगत सिंह ने हिंदुइज्म के ऊपर 1-2 सवाल उठाए कि जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है वो अपने में ही फ्लॉड है। हमारे पिछले जन्म में करे हुए कुकर्म, उनका हमें दोष अब इस जन्म में मिल रहा है। हम एक मेंढक बन गए, कुत्ते बन गए, गाय बन गए,
तो ये फेयर कैसे हुआ? हम कैसे उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे? और जो इस सदी में या इस जन्म में अमीर है, उसने अच्छे कर्म करे होंगे। अरे अगर उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे थे तो अभी उसको गाय घोड़ा गधा बना के क्या फायदा होगा? वो क्या ही इम्प्रूव कर पाएगा, कैसे ही बेहतर बना पाएगा? उसको तो और सफरिंग दे दी गई। और इस जन्म में जो अमीर है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसने क्या किया था? पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे थे, इसलिए वो सबको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस जन्म में। फिर भगत सिंह ने इस पर ऐड किया, ये सिर्फ अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब रखने की एक स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं। अमीर मौज काटेंगे और गरीब सफरिंग में जाएंगे। एथिज्म इज अ लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। जरूरी नहीं है तुम्हें जादूगरों पे या उनके जादू पे भरोसा करने की जरूरत है। गॉड के कॉन्सेप्ट पे ना भरोसा करके भी बहुत ताकत और बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। एटलीस्ट जब तुम मौत को आंखों से आंखें मिला के देख रहे होगे तो तुमको ये डर नहीं होगा कि मेरा अब क्या होने वाला है। खड़े होके उसको आंख में आंख डाल के बोल सकोगे, आजा भाई ले जा मुझे। फिर उन्होंने इस ऐसे को एंड करने के लिए कुछ चंद पंक्तियां लिखी जो कि मैं आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत या पेश करना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनना। लेट अस सी हाउ आई कैरी ऑन। वन फ्रेंड आस्क्ड मी टू प्रे। व्हेन इन्फॉर्म्ड ऑफ माई एथिज्म ही सेड, ड्यूरिंग योर लास्ट डेज यू विल बिगिन टू बिलीव। आई सेड, नो डियर सर, इट शैल नॉट बी। I will think that to be an act of degradation and demoralization on my part. For selfish motives, I am not going to pray. Readers and friends, is this vanity? If it is, I stand for it. मैं नहीं पूजने वाला, मैं नहीं पाठ पढ़ने वाला। मौत आएगी आएगी, लेके जाएगी। अगर इसको तुम वैनिटी, इसको तुम घमंड कहोगे तो कह लो, कोई बात नहीं, मैं घमंडी ही सही। इसके बाद 23 मार्च 1931 में शहीद भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उनकी मौत के बाद 27 सितंबर 1931 में लाला लाजपत राय की वीकली मैगजीन द पीपल में इनका ये एथिज्म वाला व्हाई आई एम एन एथिस्ट एसे पब्लिश हुआ। पब्लिकली सबको देखने को मिला। अगर इंटरेस्ट आया हो इस पूरे एसे में तो बताना कमेंट्स में। मैं इसके ऊपर एक विस्तार से लंबा चौड़ा लेक्चर बना के दूंगा इसी एसे को पढ़ते हुए और डिसाइफर करते हुए। अब यहाँ मैं ये केस आप लोगों के ऊपर रेस्ट करता हूँ। कैसा लगा भगत सिंह के बारे में सुन के? कुछ नया सीखने को बोला? कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाना, उसको ऐड करना। और भाई फाइनली एक टीम बन रही है, इन लाइन है फॉर अ फिलोसफिकल कम्युनिटी, जो कि वन ऑफ फिलोसफिकल कम्युनिटी इन इंडिया होगी। वहाँ पे वेबिनार्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, लाइव डिबेट्स होंगी, एसेज मिलेंगे, कुछ ऐसे वीडियोस जो कि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे, जिसके वर्ड्स को टारगेट और फ्लैग कर दिया जाता है यूट्यूब द्वारा, जो डिलीट भी होने के चांसेस होते हैं। मैं वहाँ पे अपलोड करने की कोशिश किया करूँगा, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो सकती हैं, बट यूट्यूब पे वो डालने नहीं देगा। और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें लाइक माइंडेड लोग अपने जैसे, क्योंकि हम जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना लोग, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते। हर किसी से जाके ये सब बातें नहीं कर सकते, तो तुम वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग ढूंढ सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाके क्लिक करो, या यहाँ पे मैं कहीं पे एक QR कोड लगा दूंगा, उसको स्कैन करो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। फर्दर अनाउंसमेंट वहाँ पे जो मॉडरेटर्स है, एडमिन्स है, वो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए भैया मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना। चलो कट लो।